फर्स्ट ऑफ ऑल जेट के ये संस्थान नेशनल कैरियर में मुझे बुलाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे, जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया कि अभी 12th करके और जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो अभी जितनी संख्या है उसमें से लगभग 60% लोगों पे तो 90% से अबव, क्योंकि अभी हमने मेडल्स दिए हैं और सबके गले में मेडल्स दिख रहे हैं, तो 60% से तो अबव लोग ऐसे हैं जो 90% से अबव है। तो आप लोग बड़ी अच्छी मेहनत करके 12th आप लोगों ने किया है। इसमें आपके परिवार का, आपके टीचर्स का, जहाँ पे भी आपने कोचिंग किया है, जहाँ आप 12th स्टडी की है, उनका सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सबसे बड़ा आप लोगों का खुद की मेहनत रही है, जिसकी वजह से आपने ये सफलता प्राप्त की है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मुझे बताया गया है कि आप लोग अभी 12th करके जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा जेट के बाद में क्या होता है और क्या आपको आगे जाकर के ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि 12th का जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता नहीं है, और वहाँ लेवल तक अपन ज़्यादा डिस्कस करते भी नहीं है कि कंपटीशन क्या क्या होते हैं, इसके बाद में क्या क्या कंपटीशन होंगे। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ में। मैंने PhD किया RCA से, और अभी राजस्थान सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर उदयपुर हूँ मैं। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं, जितना 12th में आपके परसेंटेज आए हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो अब चीज है वो है आपका ये जेट का एग्जाम। मैंने बहुत सारे पर्सनल एग्जाम्पल देखे हैं। मेरा खुद का बैचमेट था जगदीश चौधरी, ही वॉज टॉपर इन हिज 12th स्टैंडर्ड, लेकिन जेट के अंदर उसका, क्योंकि कंपटीशन और जो ये आपके परसेंटेज है ये डिफरेंट है। यहाँ आपने जो लिखा उसमें जो सही था उसका मार्क्स मिला, लेकिन जो गलत लिख दिया उसका मार्क्स काटा नहीं गया है। लेकिन कंपटीशन के अंदर जो आप गलत करेंगे उसका मार्क्स काटा भी जाएगा। ये तो आपके जो आप टेस्ट सीरीज देते होंगे कोचिंग के अंदर, तब आपको पता चलता होगा। सेकेंडरी कोचिंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 12th आपने किसी भी स्कूल से किया हो, वहां आपको ये कंपटीशन कैसे देना है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा और बताया भी नहीं जाएगा, जहां तक मैं जानता हूं। तो यहाँ कोचिंग के अंदर आपको वीकली टेस्ट लेते होंगे लोग, मंथली टेस्ट सीरीज होती होगी आपकी, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में जो टॉप किया है उनको हम मोटिवेशन के लिए अवार्ड देंगे। तो उससे आपको पता चलता है कि OMR सीट क्या होती है, OMR सीट को भरा कैसे जाता है। कई इंटेलिजेंट बच्चे मैंने देखे हैं जो कंपटीशन के अंदर, मैं खुद सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर करता था, मैंने खुद ने दिए हैं एग्जाम, मैंने देखा है कि उसके अंदर वो गहरे करने पड़ते हैं, उसमें कुछ बच्चे हल्का छोड़ देते हैं और कंप्यूटर सीट उसको उठाती है और टॉपर बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये देखा आपने नहीं देखा होगा, आप 12th स्टैंडर्ड से अभी पास आउट हुए हैं। इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ब्रिज का काम करेगा वो करेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो आपके टेस्ट सीरीज लेते हैं हर मंथ, हर वीक, तो आप पॉलिश होते जाते हैं कि हमने को कौन से क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। पेपर हार्ड आता है तो अपने को कैसा पेपर करना है, पेपर अगर थोड़ा नॉर्मल पेपर है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो अपने को किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। अपने को एकदम बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर के, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के हम इतने क्वेश्चंस नहीं करते कि माइनस स्केल्ड हो जाए हमारे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपने पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, एट द टाइम ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग, आपका कॉन्शियसनेस कैसा है ये महत्वपूर्ण रखता है। आपने देखा होगा, मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं। एक हमारे फ्रेंड थे राजकुमार यादव, वो IRS हैं अभी। IRS समझते हैं आप? IRS होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। जो IAS का पेपर होता है उसके अंदर फर्स्ट IAS होता है, जो बहुत ज्यादा टॉप्स में आते हैं वो IFS सर्विसेज को भी चुनते हैं। IFS समझते हैं? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अभी आपने देखा ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो यहाँ का दूतावास, इस्लामाबाद का दूतावास को बंद कर दिया गया, यानी उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ के दूतावास में जो उनके अधिकारी बैठे हैं वो लोग। यानी इंडिया का IFS वॉशिंगटन बैठा है, लंदन बैठा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एज वेल एज पूरी कंट्री को।
तो अगर आप उस कंपटीशन की दिशा की तरफ जाते हैं तो आप इस इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे जा सकते हैं। आप अपना पूरा वर्तमान, भविष्य, परिवार का, समाज का और पूरे देश का चेंज कर सकते हैं। कंपटीशन जेट का है, इसके बारे में बात कर दो। डॉक्टर राजकुमार, मिस्टर राजकुमार हमारे साथ थे, सीनियर थे, वो पहले डिप्टी कमांडेंट लगे हुए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बेसिक्स क्लियर थे। आईएएस का पेपर देने आए छुट्टी लेके, हमारे साथ दिन में गप्पे मारी, रात को अपनी स्टडी की, एक दिन किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए, फिल्म देखने चले गए, इस टाइप से कंपटीशन दे रहे थे वो। हमें लगता है ऐसे कैसे एग्जाम दे रहे हैं, वो भी आईएएस के मेंस, और ही गॉट सिलेक्टेड एज आईआरएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हेड के ऊपर बर्डन आपके पास होना नहीं चाहिए किसी भी तरीके का, समझे आप? जब कंपटीशन देने जा रहे हैं बर्डन हेड के ऊपर नहीं रखना है किसी भी तरीके का। जो चैप्टर क्लियर किए, जो कोर्स आपको दिया गया, कंटेंट दिया गया है, उसको वन बाय वन क्लियर करते जाना है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? मान लिया एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, एक बच्चे का आईसीआर में सिलेक्शन हो जाता है, जीबी पंतनगर, एक बच्चे को मिल रहा है कोई प्राइवेट कॉलेज। आप समझे उस प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो फैकल्टी नहीं होगी जो आपको पॉलिश कर सके, जो आपको समझा सके। वहां ध्यान केंद्रित रहेगा कि मुझे एमएससी करनी है, और जीबी पंत जैसे इंस्टीट्यूट पर गए तो वहां हजारों ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं कि मैं जीडी करके उसके बाद में एमएससी के लिए यूएस जा सकता हूं। मेरे एक सीनियर थे डॉक्टर महेंद्र दिया, उनका आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना हो, एनजी रंगा अभी हैदराबाद, पहला स्टेट हैदराबाद है, तेलंगाना में है। एनजी रंगा से वो पास आउट हुए, वहां इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, राजस्थान के थे, तो उनको तमिल या वहां की जो लोकल लैंग्वेज बहुत आती नहीं थी, तो उनकी मजबूरी हो गई कि इंग्लिश में उसको कन्वर्सेशन करना ही है, चाहे टीचर से करना है, चाहे स्टूडेंट से करना है, अपना रिसर्च करनी है, सब इंग्लिश में करना था। उनका इंग्लिश के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो उन्होंने इसको क्या बनाया, इसको हथियार बनाया। जीआरई का टेस्ट की तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जीआरई क्लियर हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अंदर उनको एडमिशन मिला। ही हैज डन हिज एमएससी एंड पीएचडी फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी, और वो अभी टेक्सास के अंदर प्रोफेसर है। मेरे सीनियर थे, मेरे से 2 साल सीनियर थे, और आज भी वो मतलब जब भी कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम टेक्सास में बैठे हैं। छोटे भाइयों की तरह बात करेंगे, और कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा मतलब बहुत सारे आपके पास में। अब क्यों हुआ ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि उनको एनजी रंगा में एडमिशन मिला। अगर वो यहाँ किसी प्राइवेट कॉलेज में मान लो एडमिशन लेते, हो सकता है उनके लक उनको और भी आगे ले जाते, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उनका ये क्लियर हो गया। फिर आप पीजी के लिए, पीएचडी के लिए आईआरआई कॉम्पीट कर सकते हैं। और आईआरआई में से एक बार एक रिसर्च और सर्वे आया था जिसके अंदर इंडिया के जो आईएएस होते हैं सिलेक्ट, दिल्ली कंपटीशन के लिए जाते हैं आईएएस के लिए, ये तो सुना है आपने। उस आईएएस में हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आईएएस सेलेक्ट होते हैं उनके, सेकंड या थर्ड रैंक पे आईआरआई आता था। वो किसका था? एग्रीकल्चर का। और उसमें कौन थे? सब आपके ही गांव के निकले हुए बच्चे। एग्रीकल्चर में मोस्टली गांव के हैं, हमारे टाइम में भी थे, आज भी है। देखते हैं आप। अब ये जो कोचिंग है, ये ब्रिज है आपका, ये 3-4 महीने का कोचिंग कोई मजाक नहीं है। ये आपको अभी एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप 12th करके आए, आपको पता भी नहीं कंपटीशन क्या है। लेकिन अगर 3 महीने आपने बहुत अच्छे से, ये जो टीचर एक्सपीरियंस टीचर है, वन ऑफ माई जूनियर, ये महेंद्र, ये मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं, ये अगर जो आपको चीज बताएं, इसको बारीकी से सुने, और अगर आप आगे जाके कंपटीशन में अच्छा करते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको कह रहा हूं, आपकी 4 साल की डिग्री के बाद में आप इतने बड़े आदमी होंगे। शायद आर्ट में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में जो डिग्री करेंगे, आपके साथ ग्रेजुएट करेंगे, या जो भी पास आउट होंगे, वो लोग आपसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये इतना अच्छा और बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मान लिया राजस्थान में आपको आरसीए मिला, अब आरसीए के बहुत सारे मेरे जूनियर हैं, वो आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, सुना है, भारतीय वन सेवा, उसमें अपने एग्रीकल्चर के होते हैं। कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने सुने हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर के बाद? ज्यादा पता नहीं है।
देखिए बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे डॉक्टरेट होती है, इंजीनियरिंग होती है प्रोफेशनल, वैसे ही ये प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो आपकी ग्रेजुएशन तो हो ही रही है, जैसे आर्ट और अगर अदर सब्जेक्ट्स में होती है वैसे, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शंस इतने खुल जाते हैं कि एक तो आप जहाँ कंपटीशन 1 लाख लोगों का कंपटीशन हो रहा है, वहां पे आप 15,000 लोगों में कंपटीशन दे रहे हैं आगे का, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? 15,000 वालों की हुई। सिलेक्शन के चांसेस या सक्सेस के चांसेस किसके ज्यादा हुए? सेकेंडरी ये चीजें कंपटीशन और बहुत सारे एग्जाम तो इसमें एग्रीकल्चर में अवेलेबल ही है। मैं इतने बता सकता हूं कि अनगिनत साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल, आईएफएस, एसीएफ, एओडब्ल्यू, सुपरवाइजर, व्हाटएवर यूनिवर्सिटीज, मतलब कि इतना ऑप्शंस हैं कि आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है आपके सब्जेक्ट में, वो मूवमेंट इसी का रीजन है। अच्छे लोगों को पता चला है कि इधर कंपटीशन कम है, इधर बहुत ज्यादा सक्सेस के चांस है, तो वो लोग आ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, परसेंटेज लेकर के पास हो रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आपको परसेंटेज भी अच्छे मिले और आपको अब प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो आपको समझाएगी चीजें, और उसको 3 महीने में आपको ऐसा बनाना है कि अगले फिर 4 साल आपको सोचना नहीं पड़े किसी के लिए। जो इंस्टीट्यूट आप ग्रेजुएशन में ऑप्ट करेंगे या आपको जो अचीव होगा, वो आपकी अगला भविष्य तय करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में हो गया उसका भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो है तो 15,000 वाली लिस्ट में ही, लेकिन वहां आपको ऑप्शंस इतने सारे मिल जाते हैं। और जब आप इस फेज में हैं जहां से आप प्रिपेयर करके और सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना। जब आप 90 प्लस 70 प्लस लेकर के आने वाले लोग हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अगला जो 3 महीने का आपका काम है, वो 3 महीने का काम आपको कंप्लीट करना है। कंपटीशन की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। आपके साइड आई थिंक समझ में आया होगा। आया? इसके बाद जब आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करते हैं, उसके डिग्री के बाद में आपको एक ऑप्शन आपके पास और है। जैसा मेडिकल वालों के लिए जो डी फार्मा या करते थे, डी फार्मा के बाद में उनको लाइसेंस इश्यू होता था। अभी बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए लोगों की जो डिग्री होती है, उससे ये खाद बीज दवाइयों का जो काम है, इसका लाइसेंस इशू हो सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो लोग करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं हर शहर के अंदर, क्योंकि मैं लाइसेंस का ये काम है उदयपुर जिले का, मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि उसके अंदर से 90% वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर से नहीं है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से 12th नहीं किया है, जो गांव से नहीं है। ये वो वाली कंडीशन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मैं मार्केट में बेच रहा हूं। जयपुर में मुझे मिले कोई लोग जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेच रहे हैं, बीएमडब्ल्यू के अंदर घूम रहे थे। मैंने कहा यार ये कौन है कि एग्रीकल्चर का काम करते हैं सर। मैंने कहा खुशी की बात है। मैं मिला उनसे, जब मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले इंजीनियरिंग किया हुआ सर। आपको लगता है कि साइंस मैथ से इंजीनियरिंग कर करके वो निकलेगा, वो आप लोग एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, आपसे बेहतर तरीका जानेगा? कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो आगे कैसा क्या उसको चेंज करना है, कैसे मॉडिफाई करके अपने आप को रूपांतरित करना है, वो सीख लिया। इतनी अभी सीड की कंपनियां खुल रही है। आप देखें एग्रीकल्चर का जो रेशियो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है? नहीं, फार्मिंग का देश आजाद के टाइम में था वो, और अब में है ना। तो आपके लिए ऑप्शंस और ज्यादा खुल जाएंगे अगर आपके पास में, मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप कंसल्टेंसी देते हैं ना किसी को, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी 5 स्टार होटल्स हैं, वो कंसल्टेंसी के लिए कई बार मुझे कहते हैं कि सर कोई कंसल्टेंट दिलवा दीजिए, हम उनकी फीस पे कर देंगे। लेकिन मेरे पास आदमी नहीं है, आदमी तो सब जॉब लगे हुए हैं, वो कंसल्टेंसी कैसे देंगे? तो इतना ज्यादा अपने पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे आशा है कि आप ये 4 महीने का जो कोर्स है आपका जेट की, ये आप समझिए आपकी लाइफ का जो एंगल चेंज करने वाला कोर्स है। इसको आप कतई हल्के में न लें। आपको इतनी अच्छी
ट्वेल्थ आपने की अच्छे इंस्टीट्यूट से, आपको अच्छी फैकल्टी मिली है, उसका पूरा फायदा उठाएं। ये तो मैंने वो चीजें बताई है जो सामने है पिक्चर के बैक साइड में और बहुत सारी चीजें चलती है। नीदरलैंड 12th किए हुए बच्चे, एग्रीकल्चर से 12th किए हुए बच्चे नीदरलैंड, हॉलैंड के अंदर जाकर के फार्मिंग, कुछ एक दो डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा करने के बाद में फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं वहां, और दे अर्न कितना, साल का 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख 12th के बाद। हैव यू हर्ड? बहुत सारे मेरे पास में इसके एग्जांपल है। यहाँ एक जो एग्री क्लिनिक का कोर्स चलता है वो 12th किए बच्चों को, लेकिन आपको इसके भटकाव में नहीं आना है, आपको केवल जेट के ऊपर ध्यान देना है 3 महीने। अगर आपने जेट अच्छे से किया और उसके बाद में कॉम्पिटिशन के बाद में आपको इंस्टीट्यूट अच्छा मिल गया, तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ यू विल बी सरप्राइज, और आपको, परिवार को, समाज को, आपके सबको आपके ऊपर गर्व होगा और आप अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। एक हमारे फ्रेंड थे, अच्छे इंस्टीट्यूट से करने का रिजल्ट, गजेंद्र जी, वो जब बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे तो वो क्या करते थे कि पूरे दिन बिजनेस के बारे में सोचते रहते थे। हम कहते थे कि यार एमएससी करनी है या आगे कंपटीशन देना है, आईएएस करना है, वो अपन तो पता नहीं कहाँ इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। गजेंद्र जी जो हैं वो बिजनेस करते घूमते हैं, आज वहाँ जाके आए हूँ, आज IRI के मेले में जाके आए हूँ, आज उसके मेले में जाके आए हूँ। अभी जब हम लोग यहाँ ये जॉब में थे, तब एक दिन राजस्थान पत्रिका का हाफ पेज आया पूरा उनके ऊपर, गजेंद्र जी के ऊपर। तब मैंने उनसे संपर्क किया, मैंने कहा कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने क्या किया है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर में सीखा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गांव के हैं तो 10-20-40% एक्स्ट्रा हो ही जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक डिप्लोमा किया 6 महीने का, और उनके केवल बीएससी एग्रीकल्चर के बेस पे वो जापान को जीरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जीरा। फैक्ट्री जोधपुर में लगा रखी है। मैं जाके फिर मिल के आया, मैंने कहा यार आपके ऊपर पत्रिका हाफ पेज छाप रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो आप? तब उन्होंने बताया कि मैं जापान को जीरा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ जापान ऐसी कंट्री है, जापान जो मतलब कि बहुत ज्यादा एथिक्स पे चलती है। एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे फ्रेंड है वो जापान में टोक्यो है, वो कह रहे थे हम वहाँ जा रहे थे ऐसे रास्ते में, रोड साइड में, तो रोड साइड में शॉप्स होती है जो सब्जियों की, खेत है, खेत के वहाँ ऐसे टेबल लगी हुई है, उसके ऊपर सब्जियां रखी हुई है और टैग लगा हुआ उनके ऊपर, इतने पैसा, इतना, जो भी उनका जापान में जो भी उनकी करेंसी है, आप तोल लें, अपना वेट करें, वेटिंग करके और अपना पैसा वहाँ डालें और उसको लेकर के रवाना हो जाए। तो अपने यहाँ उदयपुर के हैं, वो साथ में थे उनके जापान वालों के, तो उन्होंने कहा यार यहाँ कोई आदमी तो है नहीं। तो बोले यहाँ आदमी की कहाँ जरूरत है? बोले यहाँ आदमी को खराब करना है, मतलब ये पड़ी है सब्जियां, वो तोल के देगा, अपन तोल लिया, अपन ने पैसा डाल दिया, यहाँ इस आदमी की क्या जरूरत है, ये आदमी कहीं और काम करेगा। तो बोला ऐसे तो 1 किलो की जगह 2 किलो ले जाए तो उस जापान के आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी करता है क्या, उसका ऐसा मतलब फील ही नहीं हुआ। उस इथिक्स वाला कंट्री है जापान, और इथिक्स और ये मोरल सब आप लोगों से बनता है। आप जो लोग अपने परिवार में, अपने समाज में जो वैल्यूज के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे, वही देश का एथिक्स बनता है। उसी से लगता है कि टू वेयर यू बिलोंग। तो वो जापान में जीरा बेच रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यार दूसरी कंट्री में बेचते तो क्या पता अपन मान लेते कि ऐसे कुछ कर दिया होगा, लेकिन जापानीज लोग इतना एथिक्स के साथ में चीजें करते हैं और पूरा क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग, और वो वहां पे लाखों का और करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में। केवल बीएससी एग्रीकल्चर है, ओनली बीएससी एग्रीकल्चर। तो ये कंपटीशन जो जेट का कंपटीशन है, ये आपकी दिशा और दशा तय कर सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो 12th के बाद में जिन्होंने कोचिंग नहीं की थी, ठीक है, और कुछ लोग थे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग के अंदर उनको इफ एंड बट्स बताए गए, कैसे कंपटीशन होगा, कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आपके आएंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ट्रेंड रहा है पिछले 8-10 साल का, ये सब चीजें उसमें दिखाते हैं। कुछ लोग 12th करते ही सीधा एग्जाम देने आए, इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं कि कोचिंग वालों ने उनको कोई ब्रह्मास्त्र दे दिया, लेकिन जो रैंकिंग बनती है ना बाद में, उस रैंकिंग में पॉइंट्स के नंबर्स में रैंकिंग ऊपर जाती है। यानी मेरे 90 नंबर आए और आपके 95 आए, तो पता लग रहा है मुझे नीचे की कॉलेज मिल रही है और आपको ऊपर टॉप की मिल रही है।
मतलब 1-2 नंबर में इतनी रैंक चेंज हो जाती है। और कोचिंग वो ब्रिज का काम ही करता है कि आपके 5, 7, 10 नंबर जो एक्स्ट्रा बढ़ने हैं और कैसे बढ़ेंगे वो सब कुछ ये बता देंगे आपको। इस जो आपको टाइम मिला है, आपके परिवार वालों ने आपको इतना अच्छा इंस्टीट्यूट में या इतना पैसा खर्च करके आपको यहाँ भेजा है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस 4 महीने को एक तरह से युद्ध मान के चलेंगे। आप 12th के बच्चे हैं, आप लोगों ने शायद गीता नहीं पढ़ी है। मैंने अभी कुछ टाइम मैं गीता के ऊपर, क्योंकि आपने देखा कंपटीशन के जो एग्जाम दे रहे हैं, अभी वो मनु भाकर शूटिंग के अंदर जीत के आई थी, सुना आपने? जीके पढ़ते ही नहीं पढ़ते साथ में? इसको हैबिट बनाए। एग्रीकल्चर वालों का जीके बहुत कमजोर होता है, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो जीके को कमजोरी नहीं बनने देना है, क्योंकि आप लोग बेहतर हैं आर्ट और दूसरे स्टूडेंट से। वो क्या है कि पूरे दिन रटते रहते हैं, इसलिए उनका कंपटीशन में अच्छा है, और आप लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, केवल आप एक स्ट्रीम की तरफ चलते हैं, ठीक है? लेकिन इन 4 महीने तो आपको उस स्ट्रीम की तरफ ही चलना है। गीता का एक चैप्टर है, मैं थोड़ा सा बता दूं। उसमें अर्जुन जब जाता है तो भगवान कृष्ण से क्या कहता है? भगवान कृष्ण ने उसमें लिखा है कि एक्चुअल में अर्जुन डर गया है। वो वहां जाकर के बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सुना आपने? वो वहां जाके बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहता है युद्ध क्यों नहीं करेगा भाई? तो बोले तो सब रिश्तेदार हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, सब मेरे वो जानकार हैं, तो मैं इनके ऊपर युद्ध में मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? भगवान ने कहा कि आज से 4 महीने 5 महीने से युद्ध की प्रिपरेशन चल रही थी, तुझे पता नहीं था कि सामने कौन आएंगे? जो तू यहाँ युद्ध के मैदान में आकर के बोल रहा है मेरे रिश्तेदार हैं। सही बात क्या है, सामने बोलना, लेकिन अर्जुन चाहता है कि मैं इनको ये नहीं बताऊं कि मैं डर रहा हूं। ये फेज आपका वैसा ही है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उस चैप्टर में वो उसको अर्जुन को ये उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि भाई ये रिश्तेदार है, तेरे को पहले ही पता था। फिर वो सेकंड पैंतरा खेलता है, कैसा अब मैं इनको मार भी दूंगा अगर, और फिर मेरे को राज्य मिल गया तो मैं राज्य किसके ऊपर करूंगा? मैं बचूंगा, फिर क्या मतलब रहा राज्य का? तो उन्होंने कहा कि ये बात तो 5 महीने पहले युद्ध शुरू नहीं है उस टाइम में आके बोल देता है पैसा मेरे कुछ नहीं चाहिए, राज्य वजह आप करो अपने, तो लड़ाई होती नहीं। अब तुम युद्ध के मैदान में सामने मुंह पे खड़े हो, और अब तुम कह रहे हो मैं कैसे युद्ध करूं या कैसे करूं, बहाने मारता है। और केवल भगवान उसमें ये कहते हैं कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि ये है कौन। जब लास्ट तक वो युद्ध के लिए हाँ नहीं भरता तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, जैसा आपके डायरेक्टर लोग आपको विराट रूप दिखाएंगे कंपटीशन से पहले, तब वो राजी होता है कि यार ये आदमी अपने साथ है, इसका मतलब तो मैं युद्ध कर सकता हूँ, वो डर निकलता है। तब वो कहते हैं कर्म ही करना पड़ेगा तुझे। अगर आप इस लाइफ में आए हो, आपको केवल ये बिठा दिया जाए कि आप करोड़पति संतान है और आपको खाली बैठे रहना है, तो भी सांस तो लेनी पड़ेगी आपको। सांस भी एक तरह का कर्म है, वो अपने जीवन को रेगुलराइज करने के लिए आप सांस ले रहे हैं, वो भी एक कर्म है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं करता हो। आपको गीता की इस भावना को याद रखते हुए ये 3 महीने समझ लिए आपका युद्ध का समय है। जैसा ये लोग बताएं, ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अक्षरक्ष पालना करनी है उसकी, लेकिन माइंड के अंदर कोई बर्डन नहीं रखना है, ठीक है ना? और मैं आपको कह रहा हूं आप हेल्दी माइंड के साथ में पूरी रेस्ट करते हुए और इन हैप्पी एनवायरनमेंट आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो शायद मैं वापस आपसे मिलूं, और मैं आई एम डैम श्योर कि अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया अगर आप मेहनत करते हैं तो 3 महीने बाद में यू ऑल विल गेट गुड कॉलेज और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।